बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, सियासी पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन ये बात हकीकत है कि पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे की किरदार कुशी की गई, रियासत के ख़िलाफ़ जो बातें की गई, जो व्लॉग बनाए गए और जो सोशल मीडिया पर मवाद लाया गया, उसके नतीजे में पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचा है। मुल्क की सिक्योरिटी पर सवालात उठे और मुल्क के अंदर माली मामलात, मैशत के हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें मंजर आम पर आई जिसके नतीजे में मैशत को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर कुछ दानश्वरों ने यह मुहिम जारी रखी। मुल्क की रियासत को चैलेंज किया जाता रहा, मुल्क के इदारों को चैलेंज किया जाता रहा और पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान की कैफियत पैदा कर दी गई। अब कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद, जो कि साबिक DGI हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। फैज़ हमीद साहब जब ट्रांसफ़र हो गए पेशावर और पेशावर में जाके वो मुकीम थे, उस वक्त भी अपने वो कुछ लोगों के साथ राब्ते में थे और जो सोशल मीडिया वॉरियर थे वो उनके कहने पर ऐसी मुहिम चलाते रहे जिससे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। फ़ौज ने उनकी गिरफ्तारी से ये वाज़े कर दिया है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने भी रियासत के ख़िलाफ़ महाजराई की, जिन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया, फेक न्यूज़ फैलाई और इस फेक न्यूज़ के नतीजे में मुल्क में अदम इस्तेकाम आया। आज भी इसी सूरत हाल का सामना है, इसलिए फायरवॉल की बात की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया को किसी न किसी तरीके से रेगुलेट किया जाना चाहिए। फिर इन तहकीकात के नतीजे में ये बात भी सामने आई कि जब जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ लगने में कामयाब ना हो सके तो उसके बाद उन्होंने साबिक़ खातून अव्वल से राब्ते किए। उनके थ्रू भी कुछ चीज़ें ऐसी चलाई गई, फैलाई गई जिससे एक टकराव की कैफियत पैदा होती चली गई। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ये मामलात कदरे थम गए। पंजाब के अंदर जो गठजोड़ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि पंजाब में करप्शन हुई, उस्मान बुज़दार साहब, फराह गोगी के हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जनरल फैज़ के लोगों के राब्ते मौजूद अब तक सामने आ रहे हैं। क्या ये मामला अब मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा? और जिस तरीके से इदारे का भरपूर इस्तेमाल किया गया, वो तमाम लोग अब उस कटहरे में खड़े होंगे। ये भी कहा जाता है कि कुछ जज साहिबान हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है, जो साबिक जज साहिबान हैं। क्या वाकई वो लोग भी गिरफ्तार हो सकेंगे? फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब आज फिर एक बात कहते हुए नज़र आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से अपील करते हैं कि आएँ, मुल्क को बचाएँ, तबाही की तरफ ना ले जाएं। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से उन्हें कोई खौफ नहीं है, डर होता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब के गिर्द भी घेरा मज़ीद तंग होगा। फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद कुछ चीज़ें जो सामने आएंगी, उसका नतीजा इमरान खान साहब के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ KPK के अंदर दावेदार थी साफ सुथरे KPK की, करप्शन से पाक सूबे की, लेकिन शकील खान साबिक वज़ीर ये ऐलान कर रहे हैं कि वो अब खामोश नहीं बैठेंगे, वो जाएंगे। इमरान खान साहब को बता चुके हैं और पब्लिक को, अवाम को भी बताएंगे कि सूबे में किस तरीके से करप्शन हो रही है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और हमारे उस्ताद जनाब सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे कुलीग सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, बड़ी बड़ी ख़बरें मुल्क के अंदर जो है मंज़र आम पर लाने वाले रऊफ़ खलासा साहब। खलासा साहब, आप भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं जो सूरत हाल अभी बनती हुई दिखाई देती है, इमरान खान साहब जेल में बातचीत करते हैं, कभी नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट के सामने वो बातचीत करने के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, कभी नज़र आता है कि अभी भी वो अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मामलात कहाँ पहुँचे हैं? जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी कितना बड़ा धचका हो सकती है और उनसे आने वाली मालूमात इमरान खान साहब के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि आपका सवाल जो है वो बहुत अपने अंदर बहुत गंभीरियत रखता है, काफ़ी वक्त चाहिए उसके लिए। मैं कोशिश करता हूँ उसको जितना आसानी से मैं इसको सम अप कर सकूँ। पहली बात तो ये है कि हमें बहुत ही जल्दी में ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि प्रोजेक्ट इमरान जो 2011 में लॉन्च किया गया था लाहौर के जलसे से, और फिर वो उसका अगला मंजिल जो थी वो 2014 का धरना था और तीसरी मंजिल उसकी 2018 के इलेक्शन थे। ये सारा मंजरनामा हमारे सामने अगर आ जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो अंपायर कौन था, किसकी उंगली खड़ी होनी थी, कौन कौन उसके आथर थे। जो उससे पहले जनरल पाशा का नाम है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का है, बहुत सारे नाम इस हवाले से लिए जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट का ऑथर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और आर्किटेक्ट जो है वो दैट इज़ फैज़ हमीद। अगर आपको मैं फैज़ाबाद के धरने में ले जाऊँ तो भी आपको पता लगेगा कि वो
कब से ये खेल खेल रहे थे। तो एक बात तो तय है कि फैज़ हमीद साहब और प्रोजेक्ट इमरान ये दोनों एक ही लड़ी में पुरोई हुई चीज़ें हैं, और अगर हम ये बात तस्लीम कर लेते हैं या लोग इसको मान लेते हैं तो फिर आपको बाकी की सारी गेम जो है वो समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जिस तरीके से खान साहब ने उसको डिसोन किया है, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो बहुत पड़ता है और आने वाले दिनों में मिल जाएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने 2-3 फेजेस में काम किया है। एक वो जब वो DGC थे, एक वो जब DGISI थे, एक वो जब वो कोर कमांडर पेशावर थे और फिर कोर कमांडर बहावलपुर थे। ये 4 फेजेस अगर उनके आप इकट्ठे कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती है। देखिए, गुजारिश ये है कि उन्होंने जो 3-4 बड़े काम किए, एक तो ये कि उन्होंने सोशल मीडिया को PTI के लिए न सिर्फ रीएक्टिवेट किया बल्कि उसको इकट्ठा किया। उसके लिए कोई 20,000 के करीब लोगों को हायर किया गया जिसकी तनख्वाहें जो हैं KP की गवर्नमेंट से आती थी। ये बातें सबूत को पहुंच गई हुई हैं, इसके लिए किसी मजीद सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक सोशल मीडिया नेटवर्क खड़ा किया था जो आज भी एक बहुत अजाब की तरह से मुंह खोले खड़ा है, इसके ऑथर भी फैज़ हमीद साहब हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जर्नलिस्टों की एक लॉट, मैं बड़े दुख से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता वरना मुझे कोई डर वर इस हवाले से नहीं है, एक पूरी लॉट जो है वो की गई। और एक वक्त में हम ये सुनते थे, मलिक साहब आप भी, क्लासरा साहब हमारे साथ हैं वो भी, कि जी एक ख़ास यानी तबके के लोग जो हैं वो टेलीविज़न ख़रीद रहे हैं, टेलीविज़न चैनल जितने भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने इल्म में हैं कि हुई थी, बहुत सारी चैनल लॉन्च भी हुए थे। ये सब कुछ जो है ये बैठ के कौन कर रहा था, उसको गिरफ्तार करने के बाद चीज़ें इतनी बरकरफ्तारी से खुलेंगी कि हमें यही समझ नहीं आएगी कि बात का आगाज़ करें कहाँ से। एक बात। दूसरी बात ये कि जो खान साहब फरमा रहे हैं कि मुझे तो डर नहीं लगता इससे कि वो गिरफ्तार हो गया, मेरा क्या ताल्लुक़ है। खान साहब की एक रवायत है, आप 2011 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएं, फिर आ जाए आप जब 2014 का धरना शुरू हुआ, फिर 2018 में जब उनके ऊपर माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो बारिश की तरह से बरस रहे थे, जब उनको ये भी याद नहीं रहता था कि किसके गले में PTI का पटा डालना है कि नहीं डालना है। आपको याद होगा जब साउथ पंजाब के लोगों को लाया गया जहाज भर भर के, वो चाहे जहांगीर तरीन साहब ला रहे थे या कोई भी ला रहे थे, लेकिन उसके पीछे माइंड सेट जो है वो इसी जनरल फैज़ हमीद साहब का था। फिर उन्होंने एक और सबसे बड़ा काम किया, वो ये कि अखबारों की दुनिया कुछ तो वैसे सुकड़ रही थी, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि स्ट्रेटजी के तौर पर, क्योंकि ये ग्रास रूट टूल था लोगों के पास, स्ट्रेटजी के तौर पर उनके सरकारी इश्तिहारात बंद करवा के प्राइवेट यानी बड़ी जो फर्म्स एडवर्टाइजर्स हैं उनको फ़ोन कर करके मना किया गया कि अखबारात को आप इश्तिहार देने बंद करें। इश्तिहार की दुनिया में से मुतल्लक लोग जानते हैं कि ये लाइफ लाइन है अखबारों की, अगर इश्तिहार नहीं होंगे तो कोई अखबार नहीं चल सकता। और आपने देखा कि किस रफ्तार के साथ पाकिस्तान में जो प्रिंट मीडिया है वो सुकड़ा है। तो ये सारा इतना बड़ा मलबा लेके जिस शख्स को गिरफ्तार करने का अल्टीमेट किया फौज ने, 3 स्टार रिटायर्ड जनरल जो है उसको पकड़ना और उसके ऊपर उसके दौरे इक़्तिदार में जब वो खुद फौज में थे उनके ऊपर उस किस्म के खौफनाक इल्ज़ामात के तहत उसकी गिरफ्तारी, ये छोटा अमल नहीं है। वो फौज जो जिसने हमें बताया था कि हमारे अंदर तो अपना एक खुद एहतसाबी का अमल है, वो मेरे ख्याल से अब तुल गई है कि हम ये साबित करके छोड़ेंगे कि कोई भी शख्स जो है वो हमारी गिरफ्त से बाहर नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। रऊफ क्लासा साहब, जनरल फैज़ हमीद इस बात का इदराक ना कर सके कि रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो राब्ते कर रहे हैं, अगर वो बुशरा बीबी के साथ राब्ते में हैं और वो पूरे इस खेल के अंदर शरीक हैं, उन्हें अंदाज़ा ना हो पाया कि रियासत को अगर वो चैलेंज करेंगे, अफवाज पाकिस्तान को चैलेंज करेंगे, उनके ख़िलाफ़ किसी मुहिम का हिस्सा बनेंगे तो एक न एक दिन किसी कटहरे में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। क्या वजह क्या बनी? जनरल फैज़ DGI सही बड़े अहम ओहदे पर रहे, इस बात का इदराक ही ना कर पाए। बड़ा ये अहम सवाल है आपका मलिक साहब, और इसी में सारा मेरा ख्याल ट्रेजिडी जो है ना वो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमारे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं, बड़ा कुछ मैंने सीखा भी है, मेरे एडिटर रहे हैं 3-4 साल, और आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर उनके सलीम बुखारी साहब के लिए।
तो उन्होंने बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का एनालिसिस दिया है। वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। तो सर मैं बड़ा मतलब जो आपके साथ काम किया है, आई रियली मिस इट। यू आर वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स, आई मस्ट से। आपके साथ बड़ा हमें मज़ा आया न्यूज़ में। खैर कमिंग टू द पॉइंट सर, थैंक यू मेरा ये ख्याल है कि सर हमारे यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थे, मैं मतलब जिन्होंने आपको देखा भी होगा बाद में, जिन्होंने कहा जी हमारे साथ धोखे हुए और हमें कोई फाइलें दिखाई गई थी, हमें वीडियोस दिखाई गई थी और बाद में वो चेंज हो गए, तब्दील हो गए और पहले वो इसके इमरान खान साहब के हक़ में थे, शरीफों के ख़िलाफ़ थे, अब बाद में उन्होंने अपनी साइड्स बदल ली, लिहाजा हम उनके ख़िलाफ़ हो गए। ये आपने सुना होगा, बड़ा नैरेटिव था। हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो ये कहते रहते थे, मेरी उनसे भी बहस होती रहती थी, दोस्त भी थे हमारे, वो रिवेंज में चले गए थे। तो मैं उनको भी कहता था कि जो बिट्रेल होती है ना, वो समझते थे हमारे से धोखा हुआ है, बिट्रेल हुई है कि हमें कुछ बताया गया था और बाद में इन्होंने कुछ कर लिया, अपने मफादात के लिए हमें यूज़ किया। तो मैं उन्हें एक बात कहता होता था, मैं एक बात सुने, ये जो बिट्रेल होती है ना, इसका रिवेंज नहीं लिया जाता किसी से, इससे लेसन सीखे जाते हैं। आप सबक सीखें कि आपको किसी ने धोखा दिया, आपके एतमाद को ठेस पर चाहिए, तो आइंदा के लिए आपने इस्तेमाल नहीं होना। ये नहीं हो सकता कि आप उसको रिवेंज लेने के चक्कर में चले जाएं, आप उनके साथ स्कोर सेटल करने शुरू हो जाएं, तो आपको नुकसान हो गया। मैनी ये टाइम ये बातें मेरी कुछ दोस्तों से होती रहेंगी। सेम गोज़ फॉर जनरल फैज़ साहब, कि फैज़ साहब को भी यही लगा कि जनाब कि मेरे साथ धोखा हुआ। अब उनके साथ क्या धोखा हुआ, अब उनके एफर्ट देखें कहाँ से शुरू हुए। इनके अगर डीजीसी पे जैसे अभी बता रहे थे बुखारी साहब कि डीजीसी के दौर में अगर आपको याद होगा, पनामा के दिनों में ये जनरल फैज़ साहब जो हैं, बाकायदा मैं गवाह हूँ, मुझे 2-4 मेरे सामने ये इंसिडेंट हुए हैं, ये सहाफ़ियों और एंकर को फ़ोन करके बाकायदा उनको ये खुद फ़ोन करते थे कि मत करें, पनामा पे आप शोज़ मत करें अपने टीवी में, ये आप ये मत करें। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का साथ दे रहे थे जब ये डीजीसी थे, उस वक्त सारी लॉयल्टीज़ इनकी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे। बट विद द ट्विस्ट, विद द टर्न ऑफ इवेंट्स, जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ है और फिर बाद में उनके जहन में ये है कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को लगा कि जनाब इमरान खान साहब के ज़रिए मैं आर्मी चीफ भी बन सकता हूँ, तो उनकी प्रायोरिटी जब बदलना शुरू हुई। अब एक डील हुई, डील क्या थी कि ठीक है जनरल बाजवा साहब थे, उस डील में 3 लोग थे, जनरल बाजवा साहब थे, इमरान खान साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे, कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे, जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी और मेरी एक्सटेंशन जब ख़त्म होगी 2022 में तो जनरल फैज़ आर्मी चीफ बनेंगे। अब इस डील में 2 लोग तो बेनिफिशरी हुए, उनकी डील तो एग्जीक्यूट होगी सर। आपको जो इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म बन के, जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन ले ली। जो आखिरी डील का हिस्सा था वो जनरल फैज़ थे। अब जनरल फैज़ नहीं बन सके आर्मी चीफ, जहाँ से सारा उनके अंदर गुस्सा आया, उनके अंदर एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने समझा कि जनाब खान साहब भी वज़ीर आज़म हो गए, इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया साहब ने, तो मुझे तो यूज़ किया गया, DGI से तो मैं था, ये सारी चीज़ें मैं करवा रहा था। यहाँ पे जब उस पर एक्सटेंशन में वोट डलवाना था तो मैं पीपल्स पार्टी नवाज लीग के लोगों के साथ मिल रहा था, तो मेरे हिस्से में क्या है। मेरा ख्याल ये वो फैक्टर थे जिन्होंने उनको मजबूर किया या कन्विंस किया कि नहीं, मुझे ये बात अपनी शिकस्त जो है नहीं माननी चाहिए और मुझे एफर्ट करनी चाहिए और मुझे इनको डिसलाज करना चाहिए, या किसी तरीके से अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं नवंबर 2022 से पहले, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरे चांसेस बन सकते हैं। यही मेरा ख्याल है जनरल फैज़ ही थे जिन्होंने उनको ये आइडिया दिया था इमरान खान इनको इमरान खान साहब को कि आप कह दें जी 6 महीने के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें। आपको याद होगा उन्होंने कहा था 6 महीने मजीद बढ़ा दें। अगेन वजह क्या थी कि जनरल आसिम जो है ना ये आर्मी चीफ ना बन सके नवंबर में। सो उनको एक तो ये फैक्टर था जो गुस्सा आया, उनके अंदर एंगर आया, एंड ही डिसाइडेड टू सेटल स्कोर विद सर्टेन पीपल जो उनका ख्याल है रुकावट थे। दूसरी जो बात थी, उन्हें ये लगा था शुरू में कि जनरल आसिम मुनीर साहब की वो जो अपॉइंटमेंट थी शायद इतना बड़ा पॉपुलर फैसला नहीं था विद इन द रैंक्स। उन्हें फील होता था, अगर आपको याद हो तो उस वक्त बहुत सारे रिटायर्ड सर्विंग लोग जो हैं कोई इस पर बात भी करते थे, क्वेश्चन भी रेज होते थे। उन्हें शायद कहीं ना कहीं पे, क्योंकि अभी वो ताज़ा रिटायर हुए थे, वो एक टॉप पोजीशन पे थे, उनके कुलीग भी वहाँ पे मौजूद थे, आर्मी में बैठे थे, उनके सबऑर्डिनेट्स भी थे। सो उनको ये फील होता था कि मैं जनरल आसिम के खिलाफ कोई वहाँ कोई विद इन आर्मी या एक जो क्लाउड है वो मैं पैदा कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ कि जनाब के ये देखें ये कि जनरल साहब कैसे आर्मी चीफ बन गए, ये हमारा राइट बनता था। एक तो ककूल और मंगा वाली ये ट्रेनिंग का भी मसला था। सो उन्हें तो आर्मी के अंदर से भी कुछ थोड़ी सपोर्ट का एक था कि मेरे दोस्त बैठे हुए, कुलीग बैठे हुए। दूसरा उन्होंने खान साहब को आउटसाइड यूज़ किया। सो ये वो 2 चीज़ें थी जो 9 मई की बात आप कह रहे थे, जो 9 मई में निकला कि फ़ौज के अंदर भी हमदर्दियाँ थी उनके पास,
उनके थे, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी की उन्होंने। अब जब टॉप पोजीशन में बैठे होते हैं, लोगों को फेवर्स भी करते हैं, लोगों को फेवर देते भी हैं, लोग अब्लाइज भी होते हैं। और दूसरा, खान साहब उनके लिए ईजी टारगेट थे कि खान साहब भी एक ऑफ कोर्स उनको असिस्टेंस भी मिल रहे थे, उनको अश्योरेंसेज भी मिल रही थी कि अगर आप कुछ जलसा जुलूस करते हैं, बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो आपको फ़ौज के अंदर से भी आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको बाहर से भी मिलेगी। सो ये मेरा ख्याल फैक्टर थे जिन्होंने उनको घर नहीं बैठने दिया। जो बात आपने की थी कि वो चुप करके घर क्यों नहीं चले गए, सो वो ये समझते थे कि फ़ौज के अंदर भी अपना क्लाउड यूज़ कर सकता हूँ और बाहर में इमरान खान साहब को यूज़ कर सकता हूँ। सो दीज आर द रीजंस। आई एम सॉरी कि लंबी बात हो गई, लेकिन मुझे ये बात समझ आती है। रास्ता साहब, एक कमर्शियल ब्रेक हम ले लें, वापस आते हैं। तो जो आपने सवाल भी उठाए हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया या इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद को इस्तेमाल किया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। सलीम बुखारी साहब, हमने सुना अक्सर ये तज़किया किए गए और ये बातें जो है होती रही कि वक्त गुजरने के साथ साथ जनरल आसिम मुनीर जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं, वो बड़े बड़े फैसले करेंगे। ये हमने भी सुना, आपने भी सुना। बड़े फैसले से मुराद क्या थी? दूसरी बात ये कि उनकी ग्रिप आस्ता आस्ता मजबूत होती चली जाएगी। आपको लगता है कि इस वक्त जो है वो वक्त आ गया है कि बड़े बड़े फैसले करने का वक्त है? दूसरा जो सवाल ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि क्या जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया या फैज़ हमीद साहब जो है वो इस्तेमाल हुए? देखिए, पहली बात तो यह है कि रऊफ क्लासा जिसे हम हमेशा मानते थे कि उनके पास इंफॉर्मेशन हम सबसे ज़्यादा होती है और बड़ी ऑथेंटिक होती है, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं जिसका इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑथेंटिक बातें हैं, मेरे ख्याल से कोई भी उनको डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन 2-3 बातें मैं अर्ज़ करूँ। देखिए, गुजारिश ये है, फैज़ हमीद का सबसे बड़ा जुर्म ये नहीं है कि उन्होंने सियासत खेली है। सियासत का खेल और खिलवाड़ करने के लिए तो बेपनाह जर्नैलों के नाम मैं बता सकता हूँ आपको। स्टार्ट हो जाए आप अयूब खान के एरा से, आ जाए ज़ियाउल हक पर, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ। जो ये खेल तो सियासी खेल तो खेलने का वो समझते हैं हमारे पास वैसे ही मैंडेट है। जो खेल जनरल फैज़ ने फौज के अंदर खेला है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। असल खराबी, असल वजह, असल जो अजाब है वो ये है कि किसी जर्नल ने माजी में फौज के सीनियर रैंक्स को इस तरह से डिवाइड नहीं किया। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा 77 ईयर्स ऑफ आवर हिस्ट्री कि किसी चीफ की तैनाती रुकवाने के लिए किसी सियासी जमात ने लॉन्ग मार्च किया। बता दीजिए मुझे जल्दी से याद करके, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। और उसका मास्टरमाइंड कौन था इसके बारे में किसी को कोई इबाम नहीं होना चाहिए। तो फौज के अंदर फौज की तकसीम के लिए जो कुछ फैज़ साहब ने किया है, जनरल फैज़ ने, उसका हिसाब उनसे लिया भी जाएगा और उनको देना पड़ेगा। जो एक मिथ थी कि जी जर्नैल जो है वो हॉली काउज है, उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, वो मिथ जनरल आसिम ने तोड़ दी है। इसलिए कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ बनने के बाद एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा कि हमारे अंदर जो खुद एहतसाबी का अमल है उसके ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वो गालिबन ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि जी बिल्कुल वो इफेक्टिव सिस्टम है। आपने देखा कि हमने एक मेजर जनरल को सज़ा होते देखी स्पाइनेज के हवाले से, हमने कर्नल अकबर को अभी देखी सज़ा हुई है, उससे पहले कैप्टन हैदर मेहदी और जो मेजर आदिल राधा है उसकी सज़ा हमने सुनी। फिर 3 स्टार जनरल जो लाहौर के कोर कमांडर थे, आपको पता है कि उनकी जिस सहूलतकारी का इल्ज़ाम था उसके ऊपर उनको न सिर्फ वहाँ से हटाया गया बल्कि उनसे उसी नौयत की पूछगिछ भी की गई, और वो अब कहाँ हैं ये एक अलग सवाल है। यानी उनको भी बख्शा नहीं गया है। इसी तरह से अगर आपको याद हो कोर कमांडर मंगला की जो ट्रांसफ़र हुई थी, जिन एलिगेशन पर हुई थी वो भी हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इफेक्टिवली जनरल आसिम अपना वो वादा तो पूरा कर चुके हैं कि जनाब कोई हॉली काउ नहीं है। लिहाजा मैं ये डिराइव करने पर मजबूर हूँ कि क्या वो जजेस जिन्होंने सहूलतकारी की वो आला मिसालें कायम की हैं कि दुनिया की किसी बनाना रिपब्लिक में उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती है कि जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर से शुरू होने वाला जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो गुलजारी अदालतों से, खोसवी अदालतों से, बनियाली अदालतों से होता होता जहां पहुंचा हुआ है आपको पता है। किस तरीके से, जिस तरीके से फौज को तकसीम किया गया उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हुई है। सबके सामने खुला सवाल है, मैं कोई रात से पर्दा नहीं उठा रहा हूं। किसने कराया ये? हाई कोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल हे वायर्स हैं। क्यों हैं? 6-6 लोग जो खत लिखते हैं, कौन है वो?
उन्होंने अपने उस खत लिखने से पहले 6 महीने में जितने फैसले किए उनमें से 99% में रिलीफ दिया गया एक खास पार्टी को। ये सब क्या है? तो इस सब के पीछे अगर आप किसी का गिरेबान पकड़ना चाहते हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है, तो वो एक ही नाम है, जनरल फैज हमीद। हैविंग सेड दैट, 2 बातें और मैं करना चाहता हूं, वो ये है जी कि फौज की तकसीम, अदलिया की तकसीम, ये तो अपनी जगह है, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए जो कुछ हुआ, जो वाकयात इस मुल्क में हुए, मिसाल के तौर पर अरशद शरीफ का कत्ल, आप समझते हैं कि वो उसको अलाउ करना चाहिए कि वो मिट्टी के नीचे दब जाए बिल्कुल और कोई उसको पूछने वाला ना हो? मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम सब अपने दिमागों में, अपने दिलों में जानते हैं कि ये लीड अल्टीमेटली कहां तक पहुंचेगी। क्योंकि सबसे पहले पीटीआई की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया कि जी उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किसने किया, लेकिन वो ये भूल गए कि जो उनके बानी पीटीआई हैं, उन्होंने 2 मरतबा पब्लिक रैलीज में कहा कि मैंने पहली दफा उसको मजबूर किया कि तुम चले जाओ बाहर, वो नहीं गया, फिर मैंने दूसरी दफा इंसिस्ट करके उसको बाहर भिजवाया, जिसके लिए केपीके की गवर्नमेंट ने एक फॉल्स थ्रेट अलर्ट जो है उनके लिए जारी किया गया। यार खुदा के वास्ते मलिक साहब और रऊफ भाई, मुझे ये बताइए कौन सी दुनिया में होता है? ये हम कहां रह रहे हैं? तो इसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराना है। या आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह रुल जाए कि लोग उस ज़रबुल मिसल को, जो बड़ी तंजिया तौर पे कही जाती थी कि वकील छोड़ दें, जज कर लें, आप समझते हैं कि वो कल्चर इंसाफ के लिए हमारी रैंकिंग 130 से ऊपर लाएगा या हम जमीन बोस हो जाएंगे बिल्कुल से? तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम सबको इसके लिए कंसर्न होना चाहिए। ये पार्टी डिवीजन छोड़ दें कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, नून लीग क्या कह रही है, जहन्नम में जाएंगे सब। आप सिर्फ ये देखें कि क्या इन हालात में मुल्क चल सकता है? क्या मुल्क के जिम्मेदार लोग जो 3 स्टार जनरल हों या चीफ जस्टिस हों या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वो अगर इस तरीके से सहूलतकारी करेंगे तो आप समझते हैं कि कोई जमहूरी मुल्क चल सकता है? आप समझते हैं कि हमारी मईशत बहाल होगी, हमारी जमहूरियत बहाल होगी? कुछ नहीं होने वाला। हम खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं मलिक साहब। अगर इस तरह के फैसलों से लोगों को जिम्मेदार ठहरा के सजाएं न दी गई तो ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। रऊफ खुलासा साहब, जिसका जिक्र भी बुखारी साहब कर रहे थे, आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब का मामला भी जो है वो उसके ताने बाने कहीं जाकर मिल सकते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, लोग कहते हैं कि उनके पास कोई बैगेज नहीं है। जिसके पास बैगेज ना हो वो बड़े फैसले कर सकता है। DGI को पकड़ना या उनको गिरफ्तार करना या कोर्ट मार्शल करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। ये बुनियाद भी हो सकती है। बड़े 2 अहम सवाल आते हैं आपके। एक तो वो मेरा ख्याल जनरल आसिम मुनीर साहब पे एक बाकायदा जिम्मेदारी ऐड होती है। उन्होंने खुद एक कमिटमेंट की हुई है और उन्होंने हमारे शहीद दोस्त अरशद शरीफ की मां से की हुई है। जब वो हॉस्पिटल में दाखिल थी तो जनरल आसिम मुनीर साहब उनके पास गए थे मिलने के लिए, उनकी सेहत का पूछने के लिए, और उन्होंने फिर उनकी अम्मा को और उनके बच्चों को उनको अश्योर कराया था कि मैं आपके बेटे के जो कातिल हैं, जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया, इतना बड़ा जुल्म किया हम सब पे, अरशद की फैमिली पे, बच्चों पे, उनको हम ढूंढ कर कटहरे में लाएंगे और आपको इंसाफ दिलवाएंगे। ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी बेटी भी मौजूद थी अरशद की वहाँ पे, उनके बच्चे भी मौजूद थे, उनकी अम्मा भी थी वहीं पर। जनरल साहब ने कमिटमेंट की और लिहाजा ये उन पर एक तरह का एक वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने एक माँ से, बूढ़ी माँ से वादा किया जिसके बेटे को इतने बारबैरिक अंदाज में कत्ल किया गया, और उनके बच्चों के साथ, तमाम लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ मैं समझता हूँ हमारे जैसे जो दोस्त हैं उनके साथ जो जुल्म किया गया है उसकी उनको इंसाफ लेकर देना चाहिए। अगेन आई वुड से बिकॉज कि उन्होंने वादा किया एक माँ से, आई होप कि वो डिलीवर करेंगे। और इससे जैसे बुखारी साहब ने कहा, इस मामले की तह तक पहुँचेंगे कि अरशद शरीफ के साथ, उनकी फैमिली के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती जुल्म किया गया, ये कैसे किया गया। एक जवान लाइफ, मतलब कैसे उस वेरी ब्यूटीफुल मैन, उन्होंने बल्कि इनके सलीम बुखारी साहब के नीचे भी काम किया और वह इनके साथ भी बड़ा उनका प्यार और मोहब्बत था। चलो हमारे दोस्त थी, बुखारी साहब उनका एडिटर हैं न्यूज़ में, अच्छा इनके बातें थी जिसकी वजह से मैं कभी उनके इंटेलेक्ट को या उनके फैसलों को कभी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सका, माई फॉल्ट परहैप्स। वो ये थी कि जब आपको DGI से आपके पास आ रहा है और आपको बता रहा है कि सर आपके मिसेज जो हैं बुशरा बेगम साहबा, शी इज़ इन कंटैक्ट विद सर्टेन पीपल जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वहाँ से अंगूठियाँ ली जा रही हैं, कैरेट्स लिए जा रहे हैं, वहाँ से घड़ियाँ ली जा रही हैं, हीरे जवाहरात लिए जा रहे हैं। सर ज़रा ख्याल करें, कल को ये आपके लिए एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर
प्रॉब्लम बन सकते हैं। अब इमरान खान साहब में अगर एक होते इंटेलेक्ट लेवल होता तो मेरा ख्याल हो जनाब मुनीर साहब को उठकर खड़े होकर गले लगाते और उनका शुक्रिया अदा करते और घर जाके अपने स्पाउस को कहते कि मैम आप ज़रा ख्याल करें, इस पर सर्वेलेंस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत बड़ी एक जंग लड़ा रहा हूँ, जंग किन लोगों के खिलाफ लड़ा हूँ जिनको ये माफिया कहता हूँ, डाकू कहता हूँ, चोर कहता हूँ। और आपको याद अगर होगा तो उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में उनके टर्किश हार का तो बार बार वो जलसों में जिक्र करते थे। इमरान खान साहब को तो इन चीज़ों पर ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मैं इन तमाम तोशा खाने के तहफ़ हूँ, ये मलिक रियाज हूँ, दीगर लोग हूँ, मैं तो इन पर गुफ्तगू करता हूँ। बल्कि उन्होंने मलिक रियाज के बारे में आपको याद होगा हामिद मीर साहब के उन्होंने शो में कहा था जनाब मलिक रियाज तो हर को वो कर लेते, काना कर लेता, ये क्लिप है उनका, कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको। आपको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि मलिक रियाज मुझे काना ना कर सके, मेरी फैमिली को ना करे, मेरे ऊपर कोई ऐसे काम ना हो जाए। आपको अगर DGIS बताने के लिए आया है तो यू मस्ट अप्रिशिएट दैट, कोई ज़ाती मसला तो नहीं था। और ये उनको आसिम मुनीर साहब को मना भी किया गया था, समझाया गया था कि सर आपको क्या पड़ी है, आप जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म को बताएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, वो आपसे नाराज़ होगा। उन्होंने कहा जी होता रहे, मेरा ये काम है एज ए DG के तौर पर मैं उनको बताऊँ कि कौन से खतरात आपकी फैमिली और आपके घर को हो सकते हैं, बी केयरफुल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ौरन उनको वहाँ से हटा दिया 9 महीने बाद। अब 3 साल की पोस्टिंग होती है, आपने 9 महीने बाद जब किसी को DGIS से हटाते हैं तो डेफिनेटली आपके कुलीग हैं, आपके बैचमेट्स हैं, बैंड ऑफ ब्रदर्स हैं, पूरी फौज में क्या इंप्रेशन जाता है कि किसके साथ प्रॉब्लम है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको हटा दिया 9 महीने बाद। सो चले वहाँ तक बात भी हो गई, वो ठीक है जी आप प्राइम मिनिस्टर ने कर लें। फिर जब आपका जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब से, या इमरान खान साहब ने खुद ये काम किया कि जब एक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त उनको डिसोन करना चाहिए था। जैसे अभी बुखारी साहब ने कहा कि अब इमरान खान साहब ने डिसोन किया 2-4 दिन पहले कि जी फौज का मसला मेरा कोई काम, बिल्कुल खान साहब ने बड़ी वाइज अप्रोच की उन्होंने ली है, उन्होंने वाइज स्टांस लिया है। लेकिन ये स्टांस लेने में वो 2 साल वो हो गए, लेट हो गए। ये स्टांस उन्हें 2022 में लेना चाहिए था कि भाई साहब मेरा फौज की लॉबी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई आर्मी चीफ ये बन जाए इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी होगा कल को वज़ीर-ए-आज़म जो अगर मैं आऊँगा तो मुझे भी सैल्यूट करेगा। वहाँ पर खान साहब मेरा ख्याल है पार्टी टू द प्रोसीडिंग बने हैं, उन्होंने वहाँ पर एजेंडा उन्होंने फॉलो किया। वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद की मोहब्बत में इतने आगे चले गए कि उन्होंने जुलूस निकाले, जलसे निकाले, लॉन्ग मार्चेस किए, हंगामे हुए। फिर उन्होंने कहा जी आरिफ अलवी साहब के पास समरी है कि अब हम खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को 6 महीने मजीद एक्सटेंशन दे दें ताकि ये आपके ये आसिम मुनीर साहब ना बन सकें चीफ। सो खान साहब ने मेरा ख्याल है वो जो दिल में रख ली थी ना गिरह, जो उनको बताया गया था कि बुशरा बेगम जो है मलिक रियाज एंड कंपनी से तोहफे तहफ़ और घड़ियाँ हीरे जवाहरात ले रही हैं, खान साहब उस हैंग ओवर से बाहर नहीं निकले। उस हैंग ओवर का नतीजा ये निकले कि आज वो तीनों करैक्टर जनरल फैज़ हमीद साहब हूँ या फिर इमरान खान साहब हूँ, बुशरा साहब हूँ, जेल में हूँ। और मेरा ख्याल है आसिम मुनीर साहब ये समझते थे अच्छे तरीके से कि मुझे हटवाने में वहाँ से या उस DGIS के अहदे से और मेरे बाद लगने में या मेरे खिलाफ उसमें कंपेन चलवाने में, लॉन्ग मार्चेस करवाने में, इमरान खान साहब को आगे लाने में, ये सारी चीज़ें करने में मेरा ख्याल है अगर उन्हें किसी एक बंदे को पॉइंट आउट करना पड़ेगा तो वो जनरल फैज़ हमीद थे। लिहाजा देयर वाज ए मतलब बैकग्राउंड इनके दरमियान जनरल फैज़ हमीद साहब और आसिम मुनीर साहब के साथ। बल्कि एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना मैं आपके साथ करता जाऊँ कि जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तो उस वक्त जब प्रमोशंस होनी थी कुछ लोगों की ब्रिगेड से मेजर जनरल की, तो वहाँ पे भी आपस में जनरल आसिम मुनीर की और इनके जनरल फैज़ की आपस में तकरार हुई थी कि किसी 1-2 अफसरान पे जिस पे जनरल फैज़ नहीं चाहते थे कि इनकी प्रमोशन होनी चाहिए, लेकिन जनरल आसिम मुनीर कहते थे नहीं मैं उसमें रहा हूँ, उसमें DG उसमें MI रहा हूँ, मुझे पता है इन अफसरान के बारे में, इन्होंने डिलीवर किया, लिहाजा इनकी प्रमोशन होनी चाहिए। सो ऑलरेडी इनकी 1-2 बोर्ड्स की मीटिंग में भी थोड़ी सी जैसे मैंने कहा तकरार हुई थी और ये पहले से ही एक बैकग्राउंड चला आ रहा था। और जब जनरल फैज़ ने जाके अपने क्लाउड को यूज़ किया, इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, तो फिर मेरा ख्याल जनाब मुनीर साहब को पता था कि सारा खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको पीछे से कौन मैनेज कर रहा है, मैनूवर कर रहा है। लिहाजा ये फैसला लेना वो ठीक है, बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन मेरा ख्याल है जनाब मुनीर साहब मौके की तलाश में थे कि किसी वक्त ये लूज बॉल करेंगे और इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से पीछे हटना चाहिए था। और इतने सारे सबूत इकट्ठे उन्होंने किए, ये पूरा साल या 1.5 साल उन्होंने इनको थोड़ी सी ढील दे के कि जिसके बाद उन्होंने कोर कमांडर्स के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जो फौजी उनके करीब थे उनके साथ शेयर की। फिर ये फैसला हुआ कि इतना स्ट्रांग एविडेंस है कि जनरल साहब का ट्रायल होना चाहिए। सो मेरा ख्याल है फैज़ हमीद साहब जो हैं वो बहुत सारे लैप्सेस किए, उन्होंने केयर नहीं किया। हालांकि खुद DGIS सही थे, उन्हें तो पता होना चाहिए था सर्वेलेंस कैसे होती है, बग कैसे किया जाता है और इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर या इनकी जसूसी करने के लिए क्या क्या आपके पास आलात हैं। सो उनका मेरा ख्याल है एक ओवर कॉन्फिडेंट थे, या वो समझते थे कि फ़ौज या उस जनाब मुनीर साहब इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकेंगे, या
था मैं इमरान खान साहब की मदद से तख्ता उलट दूंगा, यू नेवर नो कि उनके जहन में क्या था। सो मैं नहीं समझता आसिम मुनीर साहब के लिए इतना बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, ये बैकग्राउंड जो है उनके जहन में था और लिहाजा उन्होंने उसको फ़ैसला लिया है। अगरचे बड़ा फ़ैसला है लेकिन फिर भी इसका एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपसे शेयर किया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम के आखिर में साकिब निसार साहब के भी किसी न किसी तरीके से फंस जाने के इम्कानात हैं। दूसरा आपने जिक्र किया कि बंद गली में सियासत जा रही है, निज़ाम भी फारग हो सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो मैं फ़ौज से भी ज़्यादा जिम्मेदार समझता हूँ जुडिशरी को, जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को, पाकिस्तान में सिस्टम को, पाकिस्तान में रवायत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ऐसी ऐसी मिसालें हमारे यहाँ हैं। आप मुझे बताइए, जो 3 मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई थी जिसका मैंने पहले जिक्र किया, अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, क्या इन्हीं कोर्टों ने उनको लेजिटिमेसी नहीं दी है? क्या उन्होंने इंडेमनिटी नहीं दी इनको? क्या इनके तमाम एक्ट्स को उन्होंने जस्टिफाइड नहीं किया? और मैं बताऊं आपको, इस अदलिया का ये एजाज़ है कि इसने पार्लिमानी जमहूरियत जैसे मुल्क में, जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत हो, एक शख्स को ये इख्तियार दे दिया कि आप 3 साल तक जो चाहे अपनी मर्जी से आइन में अमेंडमेंट कर लें। खुदा के वास्ते कभी होता है ये? कहीं दुनिया में ये हुआ है ये? एक दूसरी बात यह कि जिस जुडिशल एक्टिविज्म का मैंने जिक्र किया था कि जो साकिब निसार साहब के दौर से शुरू हुई, पनामा को ले लीजिए, हैविंग नो सिंपैथी विद नवाज शरीफ साहब। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये कहता हूँ और पूछता हूँ आपसे भी और अपने साथी राव से भी, क्या कोई अदालत कोई ऐसा फैसला कर सकती है जिसकी पिटीशन में जिक्र ना हो, जिसकी ग्राउंड्स ना हो? आप ये देखिए, पनामा से शुरू होती है बात, अकामा में फैसले हो रहे हैं, जेआईटी बन रही है, निगरान जज मुकर्रर हो रहा है। कौन सी अदलिया थी ये भाई? ये डैम बना रहे हैं चीफ जस्टिस साहब और जा रहे हैं दुनिया के अंदर फंड रेजिंग के लिए। वो खुदा के वास्ते, एक और गुलजार साहब जो बाद में बने, या आसिफ खोसा साहब, वो किसी को कह रहे हैं, किसी को क्या बानी पार्टी पीटीआई को कह रहे हैं, ये चौकों में फैसले नहीं होने, ये हमारे पास लेके आओ, हम करते हैं फैसला। याद नहीं आपको? तो मेरे ख्याल से जुडिशरी भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क में जमहूरियत की पामाली के लिए और सिस्टम को ना बनने देने के लिए। और ये अमल एक शख्स से आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो ये सबको ठीक कर देगा। ये जो 8-5 का फैसला आया है, ये किस तरह से मनूवरिंग हुई है, किस डर से मनूवरिंग हुई है कि जी एक अमेंडमेंट आ रही है जिसके तहत 3 साल की एक्सटेंशन चीफ जस्टिस को भी मिल जाएगी, फैसला 5-8 से उलट हो गया। तो मतलब भाई, ये जुडिशरी को आप ये नहीं कह सकते कि ये दे आर होली काउज। और अब जो इशारे हमें मिल रहे हैं वो ये है कि वो जजेस जिनको एजेंसियों ने अपॉइंट करवाया था, पता चल जाएगा ना सर, छुपता तो कुछ भी नहीं है ना जी। वो 6 जजों ने जिन्होंने खत लिखा था, उनके आप जरा फैसले उठा के देखिए, मैंने पहले भी उसका जिक्र किया। तो कहने का मतलब ये है कि जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स की और इसको नए सिरे से इस्तवार करने की जरूरत है, वरना इस मुल्क में ये खराबी जारी रहेगी। सलीम बुखारी साहब, रऊफ खुलासा साहब, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।